मान लीजिए दो लोग एक ऊंची बिल्डिंग की छत से नीचे गिरते हैं। दोनों की मौत जमीन पर टकराने से होती है। एक को धक्का दिया गया था और दूसरा अचानक फिसला था। राइट, एक ट्रेजेडी है और एक मर्डर। एग्जैक्टली। जमीन पर गिरी हुई बॉडी और टूटी हुई हड्डियों को देखकर एक मेडिकल एग्जामिनर या फोरेंसिक एक्सपर्ट मौत का फिजिकल रीजन तो बता देगा, पर कानून के सामने ये रिपोर्ट्स एक पॉइंट के बाद मतलब उनका काम खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि कानून के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि मौत कैसे हुई। कानून ये पूछता है कि उस गिरने के पीछे का इरादा क्या था। बिल्कुल, और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का फोकस है। आज हमारे पास नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 और 160 साल पुराने कॉलोनियल एरा के इंडियन पिनल कोड के दस्तावेज हैं, और हम इस मर्की लैंडस्केप को समझने की कोशिश करेंगे, जहां क्राइम सिर्फ एक एक्शन नहीं है। सही कहा, क्राइम को हम उस एक्शन के पीछे छुपी हुई सोच के लेंस से देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। हाँ प्लीज। तो सदियों पहले लॉर्ड एडवर्ड कोक ने एक मशहूर लैटिन मैक्सिम दी थी। उन्होंने लिखा था, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। साउंड्स फैंसी, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि 8 एक्ट तब तक किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका माइंड, उसका दिमाग भी दोषी ना हो। ये पूरी दुनिया के क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशनल पिलर है। मतलब एक ट्रैजिक एक्सीडेंट और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बीच का फर्क। एग्जैक्टली। कानून ये मानता है कि सजा सिर्फ वहां मिलनी चाहिए जहां मॉरल कल्पेबिलिटी हो। तो एक क्राइम बनने के लिए 2 चीजों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। पहला, एक्टिस रियस, यानी वो फिजिकल गिल्टी एक्ट, और दूसरा मेंस रिया, यानी वो गिल्टी माइंड। पर यहाँ पर एक अजीब सी कश्मकश पैदा होती है मेरे दिमाग में। कानून की नजर में एक एक्ट को गिल्टी बनाता कौन है? पहली रिक्वायरमेंट तो एक ह्यूमन बीइंग की होती है, राइट? हाँ, जनरली यही सोचा जाता है। क्योंकि एक कानून जानवर को या किसी पेड़ को तो सजा देगा नहीं। लेकिन जब मैंने BNS के नए स्ट्रक्चर को थॉरली एनालाइज किया तो एक डिटेल सच में चौंकाने वाली लगी। आप BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। उसमें पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। उसमें कंपनीज, एसोसिएशंस और बॉडी ऑफ पर्संस को भी शामिल किया गया है। राइट। अब यहाँ एक आम इंसान सोचेगा कि एक कंपनी का अपना कोई दिमाग तो होता नहीं है, तो वो क्राइम कैसे कर सकती है? उसको जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। हाँ, हथकड़ी तो नहीं पहना सकते। देखिए, ये एक मॉडर्न लीगल मैकेनिज्म है। कॉर्पोरेट फ्रॉड या एनवायरनमेंट वायलेशंस या जो मैसिव फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, उन केसेस में क्या होगा? मास्टरमाइंड बच जाएगा। सही पकड़ा। अगर कानून सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को पकड़ेगा तो असल बेनिफिशियरी तो निकल जाएगा। इसलिए कानून एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है जहां पूरी कॉर्पोरेट एंटिटी को एज अ पर्सन अकाउंटेबल ठहराया जाता है। अच्छा। उन पर फाइन्स लगाए जाते हैं और उस कंपनी के डायरेक्टर्स को उस कॉर्पोरेट बॉडी का माइंड मानकर प्रोसिक्यूट किया जाता है। मेक सेंस। चलिए अब एक्टस रियस यानी फिजिकल एक्ट की कोर डेफिनेशन पे आते हैं। आमतौर पे हम सोचते हैं कि क्राइम का मतलब है फिजिकली कुछ करना, जैसे किसी को मारना या फ्रॉड करना। पर कानून इतना सिंपल नहीं है। प्रोफेसर केनी ने एक्टिस रियस को डिस्क्राइब किया था एज ह्यूमन कॉन्डक्ट व्हिच द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट। तो क्या होगा अगर कोई शख्स फिजिकली अपनी जगह पर खड़ा रहे और कुछ भी ना करे? क्या उस ना करने को क्राइम माना जा सकता है? ओमिशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जिसे कानून ओमिशन कहता है। अगर कानून ने किसी पर एक स्पेसिफिक ड्यूटी इम्पोज की है और वो उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता, तो वो ओमिशन भी तो एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है, राइट? बिल्कुल बन जाता है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। BNS सेक्शन 40 देखिए। अगर किसी के पास एक ड्यूटी ऑफ केयर है और वो डिलिबरेट इनएक्शन दिखाता है तो वो दोषी है। एक डॉक्टर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए इमरजेंसी में एक एक्सीडेंट विक्टिम आता है। डॉक्टर के पास सारी रिसोर्सेज हैं, पर वो पर्सनल बायस की वजह से इलाज शुरू ही नहीं करता और पेशेंट की मौत हो जाती है। राइट। तो कोर्ट में वो डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैं तो उसे छुआ तक नहीं, मौत तो चोट से हुए। हाँ, वहां कानून कहेगा कि उसका कुछ ना करना ही उसका गिल्टी एक्ट था। सोसाइटी में ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए लॉ ओमिशंस को फिजिकल एक्ट्स के बराबर रखता है। एक और दिलचस्प कैटेगरी आती है एक्टस रियस में, पोजेशन की।
एनडीपीएस एक्ट जैसे केसेस में? हाँ, आम भाषा में क्राइम एक इवेंट होता है, राइट? एक मूवमेंट होता है। पर इलीगल ड्रग्स को अपने पास रखना, सिर्फ रखना ही अपने आप में एक फिजिकल एक्ट है। तो वहां कोर्ट ये नहीं पूछते कि उन ड्रग्स का आगे होने क्या वाला था? एग्जैक्टली, सिर्फ पोजेशन ही वो कंडक्ट है जिसे लॉ रोकना चाहता है। ये तो फिजिकल एक्ट की बात हो गई, पर अब अगला बड़ा सवाल आता है इंटेंट को, यानी उस गिल्टी माइंड को प्रूव कैसे करें? क्योंकि अगर सिर्फ फिजिकल एक्ट ही सब कुछ होता तो एक इंसान जिसको सीजर या मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और उसके हाथ से कोई चीज गिरकर किसी को लग जाए, तो वो भी क्रिमिनल बन जाता। वही तो, वहां मेंस रिया का रोल शुरू होता है। पर यहां मुझे एक टेक्निकल सरप्राइज मिला इन डॉक्यूमेंट्स में। चाहे हम पुरानी आईपीसी को देखें या नए बीएनएस को, इन पूरे लीगल टेक्स्ट में मेंस रिया शब्द एक्सप्रेसली लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये इंडियन लीगल ड्राफ्टिंग की एक बहुत ही प्रिसाइज खासियत रही है। कानून बनाने वालों ने एक वेग फ्रेज यूज करने के बजाय हर स्पेसिफिक ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर इंटेंट डिफाइन कर दिया। मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करके। हाँ, बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 को एनालाइज करें तो उसमें डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, इंटेंशनली जैसे वर्ड्स क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। इसीलिए जब लॉ कहता है कि चोरी तभी होगी जब प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मूव किया जाए, तो वो डिसऑनेस्टली वर्ड ही चोरी का एक्सक्लूसिव मेंजरिया बन जाता है। बिल्कुल सही। आर्बिट्रेरी इंटरप्रिटेशन का स्कोप ही खत्म हो जाता है इससे। लेकिन एक बात और है, मेंस रिया कोई एक सिंगल स्विच नहीं है जो बस ऑन या ऑफ हो जाए। कानून के पास इस गिल्टी माइंड को नापने के लिए एक पूरी कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, जिसमें 4 अलग-अलग लेवल्स आते हैं, राइट? हाँ, सबसे टॉप टियर पर आता है इंटेंशन या इरादा। इसमें भी 2 डिविजन्स है। एक डायरेक्ट इंटेंशन, जैसे एक शूटर का क्लियर गोल है टारगेट को मारना, उसने ट्रिगर दबाया, बात खत्म। और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटेंशन, जिसे लॉ ओब्लिक इंटेंशन कहता है। इसको थोड़ा और ब्रॉडली समझते हैं। मान लीजिए एक शख्स अपने कार्गो शिप को समंदर के बीच डुबो देता है। उसका मेन मकसद किसी को मारना नहीं है, उसका टारगेट इंश्योरेंस कंपनी से बड़ा पे आउट क्लेम करना है। ठीक है, पर उसे ये क्लियरली पता है कि शिप के बॉटम डेक पर क्रू मेंबर्स सो रहे हैं और शिप डूबने पर उनकी मौत कंप्लीटली सर्टेन है, तय है। तो कोर्ट में वो ये थोड़ी कह सकता है कि मेरा मोटिव तो सिर्फ पैसे थे, मौत तो बस एक साइड इफेक्ट थी। एग्जैक्टली। कानून कहेगा कि जब एक एक्शन का एंड रिजल्ट वर्चुअली सर्टेन होता है और इंसान फिर भी वो एक्शन लेता है, तो उस साइड इफेक्ट को डायरेक्ट इंटेंशन के बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। ये ऑब्लिक इंटेंशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस हायरार्की में ठीक नीचे आता है नॉलेज या जानकारी। हाँ, बीएनएस सेक्शन 100 जो कल्पेबल होमिसाइड या गैर इरादतन हत्या से डील करता है, वहां नॉलेज का क्लियर यूज होता है। अगर एक्टिवली मारना गोल ना भी हो, पर आपको पता है कि आपका एक्ट इतना डेंजरस है कि जान जा सकती है, तो वो दोष है। फिर तीसरा लेवल आता है रेकलेसनेस, यानी ऐसी लापरवाही जहां रिस्क टोटली सामने दिख रहा हो। यहां मुझे वो 1957 का इंग्लिश केस याद आता है, आर.वी. कनिंघम। बिल्कुल, इसने पूरे जूरिस्प्रूडेंस को शेप किया था। बिल्कुल। उस केस में क्या हुआ था कि एक आदमी सेलर में जाता है गैस मीटर तोड़कर कॉइन्स चुराने के लिए, पर उस चक्कर में गैस लीक होती है और वो गैस पड़ोस के घर में चली जाती है जहां एक औरत सो रही थी। उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। उस आदमी का डिफेंस बड़ा अजीब था कि मैंने तो सिर्फ पैसे चुराने थे, गैस से किसी को हार्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पर कोर्ट ने वहां एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया। उन्होंने डिसाइड किया कि जब एक रीजनेबल इंसान देख सकता है कि उसके एक्शन में एक अनजस्टिफाइबल रिस्क है और वो फिर भी विलफुली वो रिस्क लेता है, तो वो रेकलेसनेस है। और रेकलेसनेस कानून की नजर में एक सॉलिड मेंस रिया है, राइट? और इस स्पेक्ट्रम के सबसे एंड में चौथे लेवल पर आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये रेकलेसनेस से थोड़ा अलग है। रेकलेसनेस में रिस्क दिख रहा होता है और इग्नोर किया जाता है, पर नेग्लिजेंस में रिस्क फोर्सी ही नहीं किया जाता, जबकि करना चाहिए था। जैसे मेडिकल प्रोफेशन में होता है। 2005 का जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस यहाँ हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सर्जन की छोटी सी चूक को क्राइम मान लिया जाए, तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम डर से कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, वहां सुप्रीम कोर्ट ने लाइन ड्रॉ की थी। उन्होंने क्लियर किया कि मेडिकल एरर को क्राइम बनने के लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस होना पड़ेगा, सिर्फ लापरवाही काफी नहीं है। एक और चीज जहां लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो है मोटिव और इंटेंशन के बीच का फर्क। लोग इनको सेम समझते हैं, जबकि दोनों कानूनी रूप से बहुत अलग है। मोटिव एक साइकोलॉजिकल रीजन है, जैसे रिवेंज या पैसा या जेलसी।
पर क्रिमिनल कोर्ट्स किसी को बुरे मोटिव पर सजा नहीं देते। अगर एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा है और टेनेंट का मर्डर हो जाए तो लैंडलॉर्ड के पास मोटिव तो है। हाँ, मोटिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन दे सकता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्ड कर सकता है, पर अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन को इंटेंट ही प्रूव करना पड़ेगा। वो आखिरी लम्हा, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जब एक्चुअल क्राइम एग्जीक्यूट किया गया, क्या वहां गिल्टी माइंड प्रेजेंट था? बिना उस इंटेंट के स्ट्रॉन्ग मोटिव वाला शख्स भी लीगली दोषी नहीं हो सकता। सही बात है। अब देखिए, हमारे पास फिजिकल एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों की लेयर्स आ चुकी हैं, पर एक बड़ा प्रोसीजरल सवाल यहां बनता है, क्राइम आखिर शुरू कहां से होता है? क्या कानून माइंड रीडिंग कर सकता है? अगर मेरे दिमाग में क्रिमिनल थॉट आए तो क्या मुझे अरेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कानून थॉट पुलिस तो है नहीं। एक क्राइम नॉर्मली 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से गुजरता है। पहला है इंटेंशन, जब तक ख्याल सिर्फ दिमाग में है कोई सजा नहीं। दूसरा स्टेज प्रिपरेशन, नक्शा बनाना, टूल्स खरीदना। जनरल रूल ये है कि सिर्फ प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं होती, पर एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर स्टेट के खिलाफ वॉर वेज करने की बात हो या डकॉइटी असेंबल करने की, तब लॉ वेट नहीं करता, वहां प्रिपरेशन ही क्राइम है। क्योंकि डेंजर बहुत मैसिव होता है। पर बाकी कॉमन क्राइम्स के लिए कानून तीसरे स्टेज का वेट करता है, जिसे अटेम्प्ट या कोशिश कहते हैं। और प्रिपरेशन कब अटेम्प्ट बन जाती है, ये डिस्टिंग्विश करना हमेशा से ट्रिकी रहा है। इसके लिए वो 1961 का क्लासिक हबयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस बड़ा फैसिनेटिंग है। एक शख्स ने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फेक बीए डिग्री बनाई। पेंस बड़ा लीगली क्लेवर था। उसने कहा, मैंने अभी तक एडमिशन तो लिया नहीं, मैं तो सिर्फ फ्रॉड प्रिपेयर कर रहा था। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डीपली एनालिटिकल रीडिंग की। कोर्ट ने डिसाइड किया कि फेक डिग्री बनाना प्रिपरेशन था, पर जिस पर उसने उन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच कर दिया, उसने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर लिया। वहां प्रिपरेशन अटेम्प्ट में ट्रांसफॉर्म हो गई। एग्जैक्टली। और बीएनएस के प्रोविजंस आज भी प्रिसाइसली इसी लॉजिक पर अटेम्प्ट्स को ओरिजिनल क्राइम की एग्जैक्ट आधी सजा देते हैं। और चौथी स्टेज तो नेचुरल है, अकम्प्लिशमेंट, क्राइम कंप्लीटली डन। अब इस सब में कानून का सबसे बड़ा रूल एंटर करता है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंस, जिसके मुताबिक एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का एग्जैक्टली सेम टाइम पर मौजूद होना जरूरी है। सही कहा। अगर कंकरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग टाइम पर हुए, तो लीगली क्राइम प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है लॉ स्कूल्स में। मान लीजिए ए बी को मारने का इरादा रखता है। ए और बी एक हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन डेक पर हैं। ए उसको इंटेंट के साथ धक्का दे देता है। बी हवा में फ्री फॉल कर रहा है, पर गिरने से पहले ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, जमीन से टकराने से ठीक पहले हवा में उसको मैसिव फेटल हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अब यहाँ टेक्निकलिटी देखिए। ए के पास इंटेंट्स था, उसने एक्ट शुरू किया, बी मर भी गया, पर मौत का एक्चुअल मैकेनिज्म धक्का नहीं था, वो नेचुरल हार्ट अटैक था। तो कॉजेशन ब्रेक हो गया। यहाँ ए को मर्डर के बदले सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए ट्राई किया जाएगा। बिल्कुल, पर लॉयर्स इस लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। एक बहुत हिस्टोरिकली फेमस केस है, ताबो मेली वीआर। ओह, वो क्लिफ वाला केस। हाँ, दोस्तों के ग्रुप ने एक आदमी को हेवीली पीटा, मारने के इरादे से। उनको लगा वो मर चुका है, तो मर्डर को एक्सीडेंटल गिरने का रूप देने के लिए उन्होंने उस बॉडी को एक क्लिफ से नीचे फेंक दिया। जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि पीटने से मौत हुई नहीं थी। मौत तो क्लिफ से गिरने के बाद हाइपोथर्मिया से, ठंड से हुई। अब डिफेंस लॉयर्स ने कोर्ट में एक अजीब सा लूपहोल प्रेजेंट किया। उन्होंने एक्ट और इंटेंट को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया। उनका आर्गुमेंट था कि जब क्लाइंट्स ने उसको पीटा तो इंटेंट था, पर मौत नहीं हुई, और जब क्लिफ से फेंका तो उन्हें लगा वो डेड बॉडी ठिकाने लगा रहे हैं, तो मारने का इंटेंट एब्सेंट था। मतलब दोनों टाइम पर कॉन्करेंस नहीं था। अगर कोर्ट ये मान लेती तो वो मर्डरर तो आसानी से बच जाते। पर कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल में इस एब्सर्ड आर्गुमेंट को स्ट्राइक डाउन किया। उन्होंने एक नया रूल बनाया जिसे सिंगल ट्रांजैक्शन रूल कहा जाता है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि पीटने से लेकर बॉडी फेंकने तक का पूरा एपिसोड एक सिंगल इनसेपरेबल क्रिमिनल ट्रांजैक्शन था। कानून नैरो लूप होल से एस्केप नहीं होने देता। पर वैसे क्रिमिनल लॉ हमेशा इतना परफेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अभी तक हमने एस्टैब्लिश्ड रूल समझा कि बिना गिल्टी माइंड के सजा नहीं मिलती, पर कानून कुछ यूटर्न्स भी लेता है सोसाइटी के लिए। आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ,
कुछ ऐसी स्पेसिफिकली डेंजरस कैटेगरीज हैं जहां इंटेंट प्रूव करने का वेट किया तो सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। ट्रैफिक रूल्स, फूड एडल्ट्रेशन या इंटेंट मैटर नहीं करता। सही कहा। इसमें एक लैंडमार्क केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मायर हैंड्स जॉर्ज का है। एक फॉरेन नेशनल इंडिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा था एक्सेसिव गोल्ड बार्स के साथ। उसका आर्ग्यूमेंट था कि उसको इंडियन लॉज की स्पेसिफिक नॉलेज नहीं थी, इंटेंट स्मगलिंग का नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इकोनॉमिक रेगुलेशंस और पब्लिक वेलफेयर में मेंस रिया इररेलेवेंट है। एक्ट सीरियस हुआ तो आप लाइबल हैं। द एक्ट इटसेल्फ इज द गिल्ट। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी इससे भी आगे जाती है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद कीजिए, ओलियम गैस लीक डिजास्टर के बाद। वहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि जब डेंजरस इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो लोग सब प्रिकॉशन लिए थे या एक्ट ऑफ गॉड बोलकर बच जाते हैं। इसीलिए रूल बना कि हैजर्डस इंडस्ट्रीज में लायबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, नॉन डेलीगेबल होती है। मेंस रिया तो दूर की बात है, कोई जनरल एक्सेप्शन भी काम नहीं आएगा। पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर है। पर बिकी जब मॉ स्ट्रिक्ट है तो BNS अपने चैप्टर 3 में कुछ फेयर एक्सेप्शंस और डिफेंसेस भी देता है। जैसे BNS सेक्शन 14 कहता है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है जेन्युइनली तो कानून एग्जेम्पशन देगा, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। राइट। एक बड़ा शिफ्ट आया है BNS सेक्शन 22 में। पुराने IPC में मेंटल इनकैपेसिटी के लिए कॉलोनियल टर्म्स जैसे लूनेटिक या इनसेन थे। नए BNS ने इनको हटाकर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड शब्द यूज किया है। अगर कॉग्निटिव कैपेसिटी 0 हो जाए किसी अनसाउंड माइंड की वजह से और इंसान एक्ट का नतीजा ही ना समझ पाए तो ऑब्वियसली वहां मेंस रिया नहीं है। और इस स्पेक्ट्रम में एक कॉम्प्लेक्स डिफेंस इंटॉक्सिकेशन यानी नशे का भी आता है। BNS सेक्शन 23 और 24। अगर किसी को जबरदस्ती नशा करवाया जाए तब तो इंटेंशन हाईजैक हो गई, डिफेंस मिल जाएगा। पर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का क्या? लोग खुद बहुत ज्यादा नशा करके क्राइम करते हैं और फिर बोलते हैं मेरा माइंड फंक्शन नहीं कर रहा था। इसको बसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू केस में एड्रेस किया गया था। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था बसदेव, शादी में हेवीली ड्रंक हो गया। एक लड़के को हटने को कहा, जब उसने मना किया तो बसदेव ने शूट कर दिया। डिफेंस यही था कि ब्लड में अल्कोहल लेवल इतना हाई था कि थॉट प्रोसेस बचा ही नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां माइक्रोस्कोपिक डिस्टिंक्शन निकाला। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन माइंड में कंफ्यूजन लाता है पर इमीडिएट नॉलेज को जीरो नहीं करता। बसदेव ने देखा लड़का नहीं हट रहा है, उसने स्पेसिफिकली गन निकाली और फायर किया। मतलब उसे एंड रिजल्ट डेफिनेटली पता था। खुद मर्जी से नशे में जाना कानून की नजर में शील्ड नहीं बन सकता। नॉलेज इंटैक्ट थी, इसलिए उसे मर्डर ही ट्रीट किया गया। तो इस प्योर डीप डाइव को अगर सिंथेसाइज करें तो पिक्चर क्लियरली सामने आती है कि IPC 1860 से BNS 2023 तक का ट्रांजिशन अब बस सेक्शन नंबर्स बदलने का खेल नहीं है, ये एक एवोल्यूशन है। बिल्कुल। जैसे BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट माना गया है। डिजिटल क्राइम्स के लिए ये बहुत फास्ट प्रोसिक्यूशन लाएगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को जेंडर डेफिनेशन में शामिल करना लॉ की मॉडर्न इंक्लूसिविटी दिखाता है। कम्युनिटी सर्विस को माइनर ऑफेंसेस में सजा के तौर पर ऐड करना भी एक बड़ा स्टेप है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस की जगह रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ कदम। लेकिन इतनी सेंचुरीज गुजरने के बाद भी फाउंडेशनल रूल वही है, पनिशमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट मोरल कल्पेबिलिटी। माइंड और बॉडी का जब तक क्रिमिनल ओवरलैप नहीं होगा, जस्टिस सिस्टम अनफेयर ही रहेगा। हाँ, इंटेंट इज द सोल ऑफ क्रिमिनल लॉ। और इसी इंटेंट से जुड़ा जाते जाते एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग पॉसिबिलिटी को कंसिडर कीजिए जो आजकल बहुत रियल हो चुकी है। आज की दुनिया एल्गोरिदम और AI पे चलती है। सोचिए, आने वाले 5 सालों में एक फुली ऑटोमेटिव AI ट्रेडिंग बॉट कॉम्प्लेक्स मार्केट मैनिपुलेट करके मैसिव फाइनेंशियल क्राइम करता है। ओह वाओ, ये तो बहुत अलग ही टेरिटरी है। या एक एडवांस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार एक फेटल एक्सीडेंट करती है जहां पूरा कंट्रोल उस सॉफ्टवेयर के हाथ में था। इस नए पैराडाइम में मेंस रिया यानी वो गिल्टी माइंड किसका माना जाएगा? क्या उस इंटेंट को ढूंढने के लिए उस ओरिजिनल प्रोग्रामर को जेल होगी जिसने सिर्फ बेसिक कोड लिखा था पर उस ML मॉडल की स्पेसिफिक मशीन चॉइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था? या CEO को वाइकेरियसली लायबल ठहराया जाएगा? या कानून को उस डिजिटल एल्गोरिदम को ही एक एंटायरली न्यू टाइप का पर्सन मानना पड़ेगा? अगर हम फिजिकल दिमाग के अंदर का एक्सरे नहीं कर सकते तो एक ओपेक AI के इंटेंट को प्रूव करने के लिए जस्टिस सिस्टम उसके न्यूरल कोड का एक्सरे कैसे करेगा?
ये तो सच में जूरिस्प्रूडेंस के लिए कंप्लीटली नया चैलेंज होने वाला है। और इस बदलते हुए इंटरसेक्शन के बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ।